अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और इबादत भी कर रहे होंगे, सबके लिए दुआएं भी कर रहे होंगे। और लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके मसाइल पर डिस्कस करते हैं, ख़ासतौर पर सेहत के मसाइल को लेकर। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दांतों के मसाइल पर। हम नॉर्मली हम देखते हैं रमज़ान में दांतों की हसासियत जो है वो बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और हमें किस तरह से अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। डॉक्टर सलीमा नवीद आज हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे जानेंगे हम अच्छे उनसे जो है रेमेडीज़ पूछेंगे हमें कि किस तरह से हम अपने दांतों को साफ़ रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बात करेंगे आज हम दांतों के मसाइल को लेकर। हम नॉर्मली देखते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पर जो सेंसिटिविटी, हसासियत जो है वो बढ़ जाती है। क्या इसकी क्या वजूहात क्या होती हैं? जैसा कि आपको पता है कि हम जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो एक लंबे आवर्स तक की फास्टिंग होती है, तो बहुत सारे मरीज़ ये बात करते हैं और हमारे पास आते भी हैं कि हमारे मुंह में कीड़े भी बढ़ गए हैं, सनसनाहट भी हो रही है। उसका खास रीज़न ये होता है कि जब आप सहरी बंद कर रहे होते हो उससे पहले आप ब्रश नहीं करते, और उसमें क्या होता है कि वो जितने आवर्स तक आपकी इफ्तार से पहले का टाइम होता है उस दौरान आपके मुंह के अंदर आपकी नॉर्मली होता यही है ना कि फैट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू कीटोन्स। वो कीटोन्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो स्मेल, हेलिटोसिस, आपके मुंह के अंदर जितने बैक्टीरिया उनको सब पैदा कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे रह जाती है बिकॉज ब्रश नहीं हो रहा, और वो आपकी जो कन्वर्जन हो रही है एनर्जी की वो आपके मुंह के अंदर वहीं पर ठहरी हुई है। तो हमें ब्रश जो है वो कितनी दफ़ा करना चाहिए दिन में? सो यूजुअली रमज़ान से हटके अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट्स जो है सुबह को बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। वो ये करते हैं कि हमेशा नाश्ते से पहले कर लेते हैं और फिर नाश्ता करने चले जाते हैं, और पूरा दिन जो है उनके दांतों के दरमियान फूड इम्पैक्शन होता है और वो प्रोटेक्टेड नहीं रहते। इसकी वजह से कैविटी वहाँ पे रह जाती है। अब ऑप्शन होना ये चाहिए कि हमेशा नाश्ता जब कर लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप जब कर लेंगे ब्रशिंग तो आप पूरा दिन प्रोटेक्टेड कर लेते हैं, और सोने से पहले रात को आप ब्रश कर लें। अगर हम रमज़ान में बात करते हैं तो रमज़ान में यूजुअली हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप सहरी बंद करने से पहले ब्रश करके सोएं, ताकि आप जब जो भी सहरी में आपने खाया है वो सब क्लीन हो जाए, फूड इम्पैक्शन ना हो, और आप प्रोटेक्टेड अपनी सहरी का पूरे बाद उसके बाद टाइम का गुजारें। और फिर इफ्तार जब आप कर लेते हैं उसके आधे घंटे बाद आपने फिर ब्रश कर लेना है सोने से पहले। तो ये एक रिकमेंडेशन है जो हम कहते हैं कि रमज़ान में आपने याद रखना। बिल्कुल, ये तो आपने बात की रमज़ान की। नॉर्मल रूटीन में हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ट्वाइस अ डे, दोनों टाइम ट्वाइस ही करना चाहिए, रमज़ान में और नॉर्मल डेज में भी। बिल्कुल ठीक हो गया। और हम जैसे कि माउथ वॉश जो है वो यूज़ करते हैं, वो करना चाहिए क्या? उसके कुछ तो ये साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते उसके? दो स्कूल ऑफ थॉट से बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी रमज़ान के अंदर हम रोज़े के दरमियान जो है ब्रश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक डर होता है कि अगर आप स्वॉलो कर लेते हैं टूथपेस्ट को या आप पानी अंदर निगल लेते हैं तो निगलने का जो स्वॉलोइंग का इशू है ना वो एक आपके ब्रेक करने का एक होता है कि आपका फास्ट ब्रेक हो सकता है। तो हम पेशेंट्स को पहले ये कहते हैं कि आप सहरी के पहले बंद करने से पहले कर लें और इफ्तार के बाद आप कर लें, तो आप वो एक डाउट में भी नहीं रहेंगे। और माउथ वॉश की जो आपने बात की, माउथ वॉश क्योंकि आपकी माउथ को फ्रेशनेस देता है। अगर आप दांतों को ब्रश करने के बाद टंग पे ब्रश कर लेते हैं तो आपको कोई हेलिटोसिस, बैड ब्रीदिंग का इशू नहीं होगा, मुंह से बदबू आने वाला इशू नहीं होगा। और आपको पता है मुंह से बदबू आती तब है जब आपका फैट्स ब्रेक होता है इनटू कीटोन्स, और वो आपको एनर्जी देता है और आपके बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करता है। तो वो जब रिएक्शन होता है कीटोन्स बॉडी का आपके मुंह के अंदर, वो आपकी बदबू को शक्ल देता है। यूजुअली पेशेंट्स दूध पीते हैं, लेकिन समटाइम होता है ब्रश भी करते हैं फिर भी बदबू आ रही होती है, तो उसकी क्या वजह है? स्टमक प्रॉब्लम होती है? इसमें 2-3 इश्यूज हो सकते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल नंबर 1, नंबर 2 गट हेल्थ कैसी है, मेदे में तेजाबियत तो नहीं है आपको, नंबर 3 आपको ऐसी गिज़ा खा रहे हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स आपके मुंह के अंदर बदबू पैदा करते हैं, वो आपके लिए एनर्जेटिक तो होते हैं, प्रोटीन्स तो होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से? सबसे ज़्यादा दूध जो है वो आप अगर दूध के आधे घंटे के अंदर ब्रश नहीं करते या कुली नहीं करते और दूध वहीं पर रह जाता है, अक्सर हम बच्चों को भी तो मना करते हैं कि रात को सोने से पहले जो है चीनी वाला दूध ना पिए या दूध ना पिए, और पीते हैं तो ब्रश करके फिर सोएं। इसका रीज़न ये होता है वो वहाँ पे रिटेन कर जाता है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, केजीन्स होते हैं, वो वहाँ पे आपके दांतों में बदबू पैदा करता है, अपना वर्क करना शुरू कर देता है। वैसे भी नॉर्मल रूटीन में हमें जो भी खाना खाएं, मीठा खाएं, जो भी चीज़ें खाएं, आधे घंटे के अंदर हमारा रूटीन होना चाहिए उस खाने के आधे घंटे के अंदर कुल्ली ज़रूर कर लें ताकि वो रिटेंशन ना रहे। तो फूड इम्पैक्शन होगी दांतों के दरमियान डेफिनेटली, जैसे मीट है, बड़े का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, उससे भी आपके मुंह के अंदर बदबू बहुत आती है क्योंकि वो दांतों के दरमियान फंस जाता है। बिल्कुल।
और इसके अलावा आजकल मार्केट में हम देख रहे हैं बहुत सारे टूथ पाउडर्स हैं, बहुत से ऑर्गेनिक, जिनको ऑर्गेनिक नाम दिया जाता है, हर्बल जो है बहुत से पाउडर आ रहे हैं, तो क्या वो हमें यूज़ करने चाहिए? उसके कोई नुकसान तो नहीं होते? क्या वाकई वो बेनिफिशियल होते हैं? सबसे बेस्ट तो मैं कहती हूँ वो वाले टूथपेस्ट और माउथ वॉशेज होते हैं जिनमें फ्लोराइड्स होते हैं। फ्लोराइड से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, हर्बल कुछ अपने हद तक बेहतर होते हैं, लेकिन उसको आप एडजंक्ट यानी कि इन कॉम्बिनेशन यूज़ ज़रूर करें, बट फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत लाजिम है। अगर आप फ्लोराइड लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो एंटी कैविटी एक्ट करता है, वो आपकी कैविटीज़ को बनने नहीं देता, क्योंकि वो फाइट करता है। फ्लोराइड के अंदर ये कैपेसिटी होती है। हमेशा फ्लोरिडेटेड जो है ना पेस्ट पढ़ के आपने लेना चाहिए, ताकि आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो कि आपकी टूथपेस्ट के अंदर कौन से कंपोनेंट्स ऐड है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमें दांतों में ठंडा गर्म, वो ज़ाहिर बात है सेंसिटिविटी के इश्यूज होते हैं, तो जब ऐसा फील हो हमें, हम कुछ भी ठंडा पानी भी अक्सर पीते हैं तो वो लगना शुरू हो जाता है, और कोई गर्म चीज़ या ठंडी चीज़, मीठी चीज़ खा लें तो वो भी लगना शुरू हो जाती है, मसूड़ों में ख़ास तौर पर, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर प्लाक कैलकुलस आपके मुंह के अंदर जमा हो गया है, क्योंकि अगर आपने कोई डाइट का नहीं किया है, ख्याल नहीं रखा है, आपने सहरी पे ऐसे खाने खाए जिसमें मीठे, या इफ्तार में ऐसे खाने खाए जो बहुत ज़्यादा शुगरी है, या ऐसा शरबत पिया है जो आपको एनर्जी देने की जगह आपके मुंह के अंदर टोटली शुगर ऐड कर रहा है, और प्लस अगर आप कोई ऐसी फ्राइड आइटम खा रहे हैं जो आपको बाकायदा डिहाइड्रेट कर रहा है, उसको आपको उससे भूख तो पूरी नहीं हो रही है आपकी, लेकिन आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, तो उस वजह से आपके मुंह के अंदर भी और पेट के अंदर भी तेजाबियत होगी। तेजाबियत से आपके मुंह दांतों के अंदर इरोजन्स होती हैं। इरोजन क्या होता है कि दांतों के ऊपर पिटिंग्स हो जाती हैं, और बाकायदा पेशेंट हर वक्त की शिकायत करता है कि मेरी येलोइंग हो रही है, मुझे सफाई नहीं है, मेरे मुंह के अंदर येलोइंग फील हो रही है, स्टेनिंग हो रही है। हम स्केलिंग पॉलिशिंग रेकमेंड करते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं कि जब आपने इफ्तार कर लिया है उसके बाद अपने प्रोसीजर्स करवाएं। आजकल डेंटल क्लिनिक्स रात को लेट तक खुले हुए होते हैं ताकि पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। जो दांतों में आपने कहा दर्द होती है, वो लाजमी उसी वजह से होती है कि बहुत शुगरी इंटेक है जो कि दांतों पे बैठ गया है और उनके पिट्स बना के वहाँ पे कीड़ा पैदा हो गया है। उस सूरत में हम ये पेशेंट्स को कहते हैं कि क्लोव रखें अपने दांतों के दरमियान, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सहरी पे रख लें, और फिर अगर इफ्तार के बाद टाइम दांतों में उसको सिर्फ रख दें, रख दें। उसका इवन ऑयल कितने टाइम के लिए मैक्सिमम? अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि अगर क्लोव है ना, उसको जैतून के तेल के अंदर, लौंग को जैतून के तेल के अंदर पकाएं जब तक वो काला नहीं हो जाता, और उसका तेल जो होता है ना, वो तेल अपने कॉटन बड पे रख के उसको प्रेस करें। ये भी तरीका होता है। एक ये भी तरीका है। और एक तरीका जो खाली लौंग है उसको आपने एक्टिवेट किया थोड़ा सा गर्म करके चूल्हे पे ऐसे रॉ, और फिर उसको दांत पे च्यू कर लिया फॉर 5 मिनट्स, रख दिया उसको दांत पे जहाँ पे दर्द है, वो लिटरली आपको फौरन पेन रिलीफ करेगा। ये तो लेकिन एक होता है नॉर्मली, अगर एक नॉर्मली रहती है पेन, वो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये आपको वक्ती तौर पे देगा, लेकिन एंटीबायोटिक्स आपको स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि रेशा अगर है तो एंटीबायोटिक्स से ही जा सकता है। हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, उसमें कोई आपकी हर्बल फिर ट्रीटमेंट काम नहीं करती। कुछ टाइम तक तो वो करेगी, लेकिन इतना नहीं करेगी, और फिर इमीडिएटली आपने रूट कैनाल करवानी होती है, क्योंकि वो अगर आपको मीठा खाने पर दर्द होती है तो वो 100% साइन है कि आपको रूट कैनाल अब हो चुका है, आपको स्टार्ट करवाने की जरूरत है। ठीक है, रूट कैनाल इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? रूट कैनाल हमारा, हम फौरन से पेशेंट के अंदर जो पल्प होता है जिसके अंदर सनसनाहट, ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, तो यूजुअली पेशेंट्स की जो 3 पार्ट्स होते हैं दांत के अंदर, इनामल सबसे ऊपरी लेयर होती है, फिर अंदर इसके एक होती है डेंटिन, और इसके नीचे होती है पल्प। उसके अंदर हमारी नसें होती हैं, हमारी खून की बिल्कुल जो ब्लड वेसल्स होती है वो होती हैं। उसके अंदर अगर कीड़ा चला जाता है तो हमें दर्द शुरू हो जाती है। हम उस पल्प को निकाल देते हैं ड्यूरिंग रूट कैनाल, सो हम डेड कर देते हैं उस दांत के अंदर जो पल्प वाला रीजन। तो ये तो बड़ा पेनफुल नहीं होगा? सो हम एनेस्थीसिया में रखते हैं पेशेंट को, जो कि हम अलाउ नहीं करते कि आप रोज़ों में करवाएं। वैसे तो एनेस्थीसिया लेने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्कूल ऑफ थॉट्स को हम देखें तो, क्योंकि आपको कोई भी पेन रिलीविंग है या आपको कोई एनेस्थीसिया है, वो आप ले सकते हैं रोज़ों में। सिर्फ आप टॉनिक्स या कोई ऐसी चीज़ जो खाना या वो वाली चीज़ आप ड्रिप ले रहे हैं, उस पर रोज़ा आपका टूट सकता है, इसलिए वो हम मना करते हैं। अदरवाइज़ अगर बहुत पेन है आपको तो एनेस्थीसिया आप लेके अपना प्रोसीजर करवा सकते हैं। बस सलाइवा और खून नहीं जाना चाहिए, कोई मटेरियल इनहेल नहीं होना चाहिए आपको। बिल्कुल। और इसके अलावा आजकल वो वाइटनिंग जो है वो भी बहुत चल रही है, तो क्या हमें वो करवाना चाहिए? पहले तो मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठे बैठे चारकोल पेस्ट कर रहे हैं इस्तेमाल, जैसे आपने पाउडर्स का भी इस्तेमाल बोला, वो भी लोग बहुत कर रहे हैं। मिथ से लोगों की कि उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। काफ़ी लोग ये करते हैं कि जो है ना घर पे बैठ के स्ट्रिप्स होती हैं वाइटनिंग की, वो यूज़ कर रहे हैं। दे ऑल आर वेरी बैड ऑप्शंस। मैं हमेशा बताती हूँ कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इन हाउस जाके डेंटिस्ट के पास उनसे ब्लीचिंग करवाएं। वो क्योंकि उनको पता है कि आपको क्या करना है, और टीथ वाइटनिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसमें हम बाकायदा बैरियर
क्रिएट करते हैं आपके मसूड़े के ऊपर ताकि मसूड़े जल ना जाए, और फिर ब्लीचिंग एजेंट रखते हैं और उसको 20 से 30 मिनट्स तक हम सेट करते हैं फ्रॉम द लाइट, जो हमारी एक लाइट होती है लेज़र लाइट, उस लाइट से वो टोटली सेट होता है और फिर वो आपकी वाइटनिंग 1 ईयर तक रहती है। सो स्केलिंग करवाने के फौरन बाद आप वाइटनिंग करवा सकते हैं। एग्जैक्टली 1 ईयर तक रहती है? मुझे नहीं लगता ये रहती है 1 ईयर। देखिए आपके फिर दोबारा से वो येलो टोन में दांत चले जाते हैं। देखिए वो बहुत सारे लोगों की ये भी मिस्टेक्स होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, और अगर चाय पीते तो आधे घंटे के अंदर कुली नहीं करते। मैंने आपको ये कहा, अगर आप कोई जूस लेते हैं, कोई मशरूबात लेते हैं ऐसी जो रंग छोड़ती हैं, जैसे जिसमें हल्दी है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ें जो जूसी है, जो चाय है, कॉफ़ी है, उन सूरत हाल में हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुली कर लें, तो आपको कभी भी वापस वाइटनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो माउथ वॉश, टूथब्रश प्रॉपर करना, ये तमाम चीज़ें, इवन हम वाइटनिंग करने के बाद पेशेंट्स को वाइटनिंग पेस्ट भी रिकमेंड करते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल करें एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। ये भी रिकमेंडेशन। ओके, और बच्चों के खास तौर पर हम बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चों के आपको पता है दांत जो हैं, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, 1 ईयर 2 ईयर के हैं, जिनके बच्चों के भी आ रहे हैं दांत, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या आप एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? मैंने बहुत सारी माओं को देखा है कि जो अपने बच्चों की दांतों की हालत को बिल्कुल नहीं देखती हैं। वो कहती हैं अभी बहुत छोटा है। मैं आपको बताती हूँ, 6 माह का बच्चा जो होता है ना, 6 माह उसका पहला दांत तब आ जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि उसको आप अगर इनिशियली पेस्ट नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, आप एक गॉज लें, एक रुई लें, एक गॉज लें, उसको बॉइल्ड वाटर में डिप करें और बच्चे के उस सॉकेट वाले एरिया को, या जहाँ दांत आने वाले उस जगह को साफ करें, क्योंकि बच्चा माँ का दूध पीता है या अपनी बॉटल दूध पीता है या चीनी वाला दूध पीता है। ऐसे नॉर्मली बच्चे दूध भी पीते हैं तो यहाँ पे जम जाता है ना, और आपको पता है फिर उन बच्चों को नर्सिंग बॉटल केरीज होती है। ये एक टाइप ऑफ केरीज है जो नर्सिंग बॉटल से होती है। तो पेशेंट्स में हम बाकायदा माओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई प्लीज़ आप इनको 6 माह पे सिर्फ आप एक कपड़े से ना, साफ कपड़े से बॉइल्ड वाटर के अंदर डिप करते हुए उसका कॉटन बड इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन बड तो बहुत छोटा हो जाएगा, हम गॉज कहते हैं, जो एक पट्टी होती है। उस पट्टी को आप, वो बिल्कुल न्यू होती है तो ऑफ कोर्स वो डिसइंफेक्टेड होती है, उसको आप डिप करें बॉइल्ड वाटर में और बच्चे के पूरे मसूड़े पे घुमाएं ताकि उसका मसूड़ा साफ हो। ये आप जब 1 साल का तो बच्चा, ये अवेलेबल होती है मार्केट में? बिल्कुल। ये तो गॉज तो आप वैसे भी बैंडेजेस में यूज़ करते हैं ना। ये जब आदत हो जाएगी उसकी तो वो फिर उसको इंट्रोड्यूस करना है आपने खाली ब्रश, छोटा बच्चों का ब्रश आता है, उसको आपने देना है ताकि वो आराम से खुद अपना घुमाते जाए और सीखता जाए। और जब उसको समझ आ जाए कि मैंने अब पेस्ट को अंदर नहीं लेना और वो ब्रश की हैबिट उसको आ गई, तो आपने चावल के दाने तक का सिर्फ पेस्ट लेना है। और बच्चों का ABC पेस्ट होता है, बच्चों का खुद का अपना पेस्ट होता है, बड़ों का पेस्ट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हम इस्तेमाल करवाते हैं जो नॉर्मल पेस्ट होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए अपना एक पेस्ट होता है जो 12 साल तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे छोटी उम्र में। और चावल तक के दाने का लेना है पेस्ट आपने अपने ब्रश पे, सॉफ्ट ब्रश हो, छोटा ब्रश हो, और ब्रश करना है। तो 6 माह से स्टार्ट करना है माँ ने, और 1 साल से बच्चा खुद इंडिपेंडेंट करे। और रोल मॉडलिंग करनी है, बच्चे के सामने आपने शो करना है कि देखिए मम्मा भी कर रही है, बाबा भी कर रहे हैं, और उसको करके दिखाना है। डे बाय डे प्रैक्टिस करवानी है बच्चे की। ये रोल मॉडलिंग है सारी। तो बच्चों की ये फिर ठीक हो जाएगी चीज़ें, कभी केरीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे को कुल्ली करना सिखाना है कि मीठा वो खाते हैं, बच्चे तो खाते ही खाते हैं, तो आपने कुल्ली करना सिखाना है, क्योंकि बच्चों को हाइपरनेस भी इसी से होती है अगर वो रिटेंशन हो रही है, इवन कैविटी भी बन रही है। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास बच्चे हैं अपने दांतों के अंदर कीड़े लगा के आते हैं, क्योंकि वो दांत के ऊपर रह जाती है। कैंडीज़ हो गई, स्टिकी चीज़ें खा रहे हैं, च्युइंगम्स खा रहे हैं, जेलीज खा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें दांतों पे रह जाती है क्योंकि वो स्टिकी होती हैं। तो आधे घंटे के अंदर बच्चों को कुली करा लें, ब्रश करा लें, ताकि बच्चों का वो रिटेंशन ना हो। और खुदारा कोई मीठा शरबत या कोई चीनी डाल के शरबत ना पिलाएं बच्चों को फीडर के अंदर। वो आप डायरेक्ट अटैक दे रहे हैं उसको और उसको हाइपर कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की हेल्थ के लिए। और ख़ासतौर पर जो दांतों में से ब्लीडिंग बहुत, जब आप ब्रश करते हैं बहुत ज़्यादा अक्सर ब्लीडिंग होती है, इसकी क्या वजह होती है? ये मसूड़ों की कमज़ोरी की वजह से होता है। इसमें हम कहते हैं पेशेंट्स को, अगर आपको पथरी नहीं है तो आप रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में एक कच्चा टमाटर खाएं, वो लाइकोपीन होता है। और आपको पता है लाइकोपीन से आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आप जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये बात दुरुस्त है कि टमाटर खाने से वो जो होती पथरी, हाँ पथरी, इसलिए पहले पेशेंट से पूछ लेते हैं। अगर नहीं तो फिर हम उनको कहते हैं कि स्केलिंग करवाएं, कुछ जेल्स देते हैं हम जो कि वो लगाते हैं मसूड़ों पे। लेकिन मसूड़ों स्ट्रेस या फिर आपकी कैलकुलस प्लाक की वजह से ही स्वेल होता है, अदरवाइज कोई और रीज़न खास नहीं है उसका। अगर आप ये तमाम चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, स्केलिंग ईयरली करवाते हैं। बिला वजह जो ब्लीडिंग का होना दांतों में से, यस, ये आपके मसूड़े कमज़ोर होते हैं क्योंकि आपने तो बहुत तेज़ ब्रश किया है, नंबर 1, बहुत स्ट्रेस है आपको, या आपको जेनेटिक भी रीज़न हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों का हम
एवेल्यूएट करके फिर ही चेक करते हैं कि इनमें से क्या खास रीज़न है, और फिर उसके बाद पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि स्केलिंग करवाएं। रिसेंटली बहुत सारा मेरे पास एक रीजन पेशेंट भी आई थी, मैंने पता किया तो उसकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर था, ऑलरेडी उसकी ब्लीडिंग कोई डिजीज़ थी, जिसको हमने INR के थ्रू चेक किया, उसका INR लेवल चेक किया और फिर पता लगा कि जी इसका तो ऑलरेडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वो ठीक होगा तो मसूड़ों का खून निकलना भी बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा दांत और मसूड़ों में मतलब बीमारियों से इनको बचाने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हमें अपनानी चाहिए? मैं कहूँगी हेल्दी ऑप्शंस की तरफ आप रेकमेंड मैं करूँगी पूरी तरह। रोज़ों के अंदर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके दांतों को मजबूत करता है। दूध का इस्तेमाल, मखाने का इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया चावल हो गए, पोमीग्रेनेट जूस जो है 3 टाइम्स, मैं कहती हूँ हमेशा 3 टाइम्स वो ग्रीन टी से भी ज़्यादा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। वो समझ लिए ग्रीन टी आप पीते हैं और एक अनार आप खा लेते हैं या जूस खा लेते हैं, पी लेते हैं उसका, वो 3 टाइम्स बेटर है और वो इतना बेस्ट होता है आपके लिए। चाय का इस्तेमाल कम कर दिए, उसकी जगह ऑल्टरनेट मैंने आपको बताया ग्रीन टी है आपके पास। इवन हमारे पास वाइट टीज़ भी बहुत ऑप्शंस में है, ये लीफ से बनता है, हर्ब टी से बनता है, तो बहुत अच्छा होता है। और पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि कोई भी चीज़ खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, उसका भी ऑल्टरनेट ढूंढें। आप फ़िश का ऑल्टरनेट ले आ सकते हैं। फ़िश आपके लिए ओमेगा है तो वो ऑलरेडी आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देगी, आपके दांत भी अच्छे होंगे, बाल भी अच्छे होंगे और नेल्स भी अच्छे होंगे। विटामिन डी जिस जिस ग़िज़ा में है उनका इस्तेमाल आपको बहुत ज़रूरी है, तो ये रिकमेंडेशन प्रॉपर्ली हर दांत की हेल्थ के लिए। बुजुर्गों को जो है उन्हें उनके दांतों की किस तरह से सफाई उनकी होनी चाहिए और उनको क्या एहतियाती तदाबीर जो अपनानी चाहिए? हमने यूजुअली देखा है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा रूट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, सेंसिटिव होती है, रूट एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि एक तो उनको ब्रशिंग का भी नहीं पता होता, प्लस उनकी एक एजिंग होती है, तो मसूड़े ऊपर की तरफ चले जाते हैं और उनकी जड़ें जो है वो सामने दिख रही होती हैं। तो उस सूरत में हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप पहले ही स्टार्टिंग ईयर्स में अपनी हेल्थ का सही ख्याल रखते हैं, ब्रशिंग सही करते हैं, ज़्यादा तेज़ ब्रश नहीं करते हैं, इवन आप अपने दांतों में जो है वो कोई कैविटी लगने नहीं देते, तो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप डेंचर की तरफ जाए। अदरवाइज हमारे पास सबसे ज़्यादा ओल्ड पेशेंट्स डेंचर मसूई दांत के लिए आते हैं जो एक निकालने चढ़ने वाले होते हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, या हम उनको इम्प्लांट दें या हम उनको डेंचर का ऑप्शन दें। तो उन मरीज़ों को हम खास कहते हैं कि अपने पेस्ट जो है वो माइल्ड इस्तेमाल करें, जिसमें हर्बल पेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बहुत सारे पेस्टों में हर्बल ऑलरेडी होते हैं एडिड, जिसमें सिनेमन स्टिक्स होती हैं, दालचीनी बाकायदा और क्लोव्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करें। उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कैविटीज़ होंगी कभी। बिल्कुल। और अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के ऑपरेशंस भी होते हैं दांतों के, क्या वो ऑपरेशन हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अच्छा, ये पेशेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पहुंचते हैं जब उनका या तो ऑर्थो का प्रॉब्लम है, कोई आगे पीछे दांत है, या जबड़े का प्रॉब्लम है। बस एक किस एज में होता है ये ऑर्थो की प्रॉब्लम? ऑर्थो में हम ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट सिर्फ करते हैं 14 एंड अबव। बहुत सारे ऐसे केसेस ज़रूर होते हैं जो फंक्शनल अप्लाइंसेस वाले होते हैं, जिनमें बच्चे जो है इब्तदाई ईयर्स में थंब सकिंग करते हैं या पेंसिल रखते हैं, उसकी वजह से पैराफंक्शनल हैबिट की वजह से दांत बहुत बाहर आ जाते हैं। उस सूरत में हम जल्दी कर लेते हैं 9 ईयर्स में। अदरवाइज हम 14 ईयर्स से ज़्यादा जल्दी नहीं बोलते कि आप करवाएं, क्योंकि आपकी ग्रोथ पूरी हो जाती है और आप ग्रोथ स्पर्ट पे चले जाते हैं, तो हम कहते हैं अब जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका इफेक्ट सही आएगा। कुछ दांतों की नोकें भी निकल आती हैं, बहुत से ऐसे मैंने अफराद देखे हैं, वो बहुत इरिटेटिंग होता है उसके लिए, तो उसके लिए भी फिर वो ऑपरेट या फिर दांत निकलवाना पड़ता है। फिर वो होता ये कि उस दांत को हम एनामेलोप्लास्टी करते हैं, हम स्मूथ करते हैं, या वो मसूड़े को काट देगा या वो लिप्स को कर देगा पियर्स। तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि कोई ऐसी सख्त चीज़ ना चबाएं, अपने दांतों का ख्याल रखें। कोई सख्त चीज़ चबाएंगे तो टूटेगा भी, जाहिर सी बात है। आपने अपने दांतों को देखते हुए खाना खाना होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं, इवन वो ट्रीटमेंट्स भी जब करवाते हैं, ब्रिज पहनते हैं या क्राउन पहनते हैं, वो डायरेक्ट च्युइंगम खा लेते हैं, उनका क्राउन निकल जाता है। च्युइंगम बिल्कुल रेकमेंड हम नहीं करते क्योंकि वो बाउंस बैक करता है। हम कैंडीज़ रेकमेंड नहीं करते क्योंकि वो जाहिर सी बात है आपके ब्रिज को निकाल देगी बाहर। तो पेशेंट्स को अपने दांतों को देखते हुए खाना चाहिए, छोटे छोटे निवालों में खाना चाहिए, वरना बहुत बड़े बड़े आप निवाले खाते हैं या बड़ा बड़ा बर्गर खाते हैं तो उसमें आपको जबड़े का भी प्रॉब्लम हो सकता है और टक टक जैसी आवाज़ भी आ सकती है। तो ये तो बेशुमार चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को अपनी सेहत के मुताबिक करना चाहिए। बिल्कुल। और हम जो दांत लगवाते हैं, अब जाहिर बात है बुजुर्ग अफराद की बात हो रही है, तो हम दांत लगवाते हैं, तो समटाइम मैंने देखा है कि दांत हम लगवा लेते हैं, लेकिन बट वो एक बैलेंस शेप नहीं हो पाती। जाहिर बात है कुदरती दांत तो कुदरती होते हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं वो एक तो शेप उसकी क्या वजूहात होती है, उसके अलावा जो है वो कुछ लोगों को सूट भी नहीं करते, तो क्या फिर उनके पास अदर ऑप्शन क्या होनी चाहिए? अल्लाह की दी हुई चीज़ है ना, उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। मैं हमेशा ये उन पेशेंट्स को भी बताती हूँ, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको सेंट्रल रिलेशन पे लेकर आएँ, यानी कि जो नॉर्मल रिलेशन है उनके दांतों का। पर फिर भी अगर थोड़ा बहुत होता है तो हम उनको ये मेक श्योर करते हैं कि आप पहले ही ऑप्शंस पे ना जाएं वो वाले जो आपको वर्स करें। इनिशियल वो ऑप्शंस हैं जैसे कि आपकी ब्रिज है,
हम इनिशियल ब्रिज या क्राउन्स लगाते हैं। अगर पेशेंट के दांत में सपोर्ट ही नहीं है तो फिर हमें डेंचर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो डेंचर ही फिर लास्ट रहता है। अभी ऑप्शंस आपके पास इम्प्लांट भी है जो कि स्क्रू होता है टाइटेनियम का, वो आपकी बोन के अंदर जाता है और फिर उसके ऊपर क्राउन आ जाता है। तो हम उन पेशेंट्स को बताते हैं कि आपके इम्प्लांट का भी ऑप्शन, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले ही पेशेंट्स को कहते हैं कि फिर आप ये उस वक्त तक ना पहुँचे ना, अदरवाइज वहाँ तक आपको पहुँचने का मौका ही ना मिले। तो इनिशियली अगर पेशेंट्स के थोड़े बहुत दांत टूट जाते हैं तो हम उनको बिल्डअप बना के, कॉम्पोजिट बिल्डअप, तो दांत लगने की तो एग्जाम होती हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ फिक्स्ड नहीं होते हैं। वही तो रिमूवेबल हमारे पास डेंचर है, फिक्स हमारे पास एक आपका इम्प्लांट है और ब्रिज इन क्राउन है जो कि मैंने आपसे बात की। और बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस इस तरह के भी होते हैं जो बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। इनिशियली अगर थोड़ा सा दांत टूटा हुआ है, पेशेंट को गैप कम करना है, तो विनियर्स के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक कॉम्पोजिट से हम उनका दांत बना लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता सामने वाले को कि हमने उनको फिलिंग से एक दांत बनाया है। तो बहुत सारे ऑप्शंस इनिशियल होते हैं अगर आप उसको टाइम पे इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया। और इसके अलावा आप क्या समझती हैं, ऐसी कौन सी वजूहत हैं जो हमारे दांतों को जो है ख़ास तौर पर हम अपने दांतों को जो वाइटनिंग आजकल जो मैं पहले भी इस पे मैंने बात की थी और आपने बताया था कि इसके लिए एटलीस्ट 1 ईयर जो है वो वाइटनिंग रहती है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि वाकई ये जो प्रोसीजर है बेनिफिशियल होता है, हमें करवाना चाहिए और किस स्टेज में ये करवाना चाहिए? सो वाइटनिंग हम रेकमेंड नहीं करते 18 बिलो से, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीजर बड़े हमारे पास एक कहूँगी खौफ भी होता है कि वो ब्लीच अगर हिल गया पेशेंट तो वो स्प्रेड हो गया और वो जल गया। वो जो बर्न आता है आपके लिप्स पे या आपके गम्स पे, वो कुछ टाइम तक ही रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 5 दिन तक, उसके बाद चला जाता है। लेकिन वो मरीज़ को तो वो रह गया ना बर्न। तो हम उन पेशेंट्स को ये हमेशा कहते हैं कि आप एहतियात करें उस टाइम पे, जब आप इंशाल्लाह जब आपकी 18 ईयर्स हो जाती है तो आप वाइटनिंग करवाएं। और आपके दांतों में इतनी ज़्यादा ब्लीचिंग की भी उस वक्त ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके दांत ग्रो हो रहे होते हैं, ग्रोथ में आप होते हैं, स्पर्ट में होते हैं। तो हम पहले से पेशेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसीजर हिलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आगे जब वाइटनिंग हम उनको दे देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि उनको हम प्रोटेक्शन की रिकमेंडेशन देंगे, वो पूरी करेंगे। Exactly. अब पेशेंट्स को हम जैसे आपने बात की ब्रेसेस की, पहले ब्रेसेस पेशेंट्स करवाते हैं 14 साल में, जो बड़ी उम्र के होते हैं वो ब्रेसेस नहीं करवाना चाहते, तो उनके पास भी ऑप्शन है 18 एंड अबव में अलाइनर्स जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप खाने के वक्त हम देख रहे होते हैं हर दूसरा तीसरा अफराद वो वाइटनिंग जो है वो करवा रहा होता है, तो इसके लिए भी जो है बहुत सी जो है एहतियाती तदाबीर होती हैं। ये नहीं है कि आप जाएं और फौरी करवा लें। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है और यकीनन हमारे नाज़रीन आपसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।